हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती सुपर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कोई आलतू फालतू की बात नहीं करने वाला हूं। बस मैं यही आप लोगों से गुजारिश करूंगा, केवल आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। देखिए, क्लास 12th बायोलॉजी का अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 29 फरवरी 2024 को देने वाले हैं तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए रसगुल्लों। तो देखिए, इन महत्वपूर्ण प्रश्न को जरूर पढ़ लेना। तो चलिए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रसगुल्लो, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इतने टॉप क्वेश्चन को ऐड किया हूं, यानी कि जितने भी 29 फरवरी में आप कैसे छपने वाले हैं बोर्ड एग्जाम बोर्ड पेपर में, केवल मैं वही प्रश्न लेकर के आया हूं। देखिए, पारजीनी जंतु से क्या तात्पर्य है? पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? क्या तात्पर्य है? पारजीनी जंतु क्या होते हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा, ताकि एक ही बार में एक ही बार में आपके दिमाग में जो है ये सेट हो जाए। देखिए, पारजीनी जंतु क्या होते हैं? वे जंतु जिनके शरीर में एक बाहरी डीएनए, यानी कि आप कह सकते हैं या करके आप कह सकते हैं अभियांत्रिकी डीएनए डाल दिया हो, वे जंतु क्या कहलाते हैं? पारजीनी जंतु कहलाते हैं। कौन कौन से जो जंतु कहलाते हैं? जिनके शरीर में अलग से जो है बाहर से कोई डीएनए डाल दिया जाता है जिनके डीएनए में, वही क्या कहलाते हैं? पारजीनी जंतु कहलाते हैं। ओके, देखिए फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं, पारजीनी जंतु क्या है? वे जंतु जिनके शरीर में एक बाहरी डीएनए या आप कह सकते हैं अभियांत्रिकी डीएनए डाल दिया हो, वे जंतु क्या कहलाते हैं? पारजीनी जंतु कहलाते हैं। अब आगे देखिए, पारजीनी जंतु का निर्माण जो है एक प्रक्रिया के द्वारा होता है। कि किसके द्वारा होता है? कोई प्रक्रिया होगी तभी ना तो उसके डीएनए में जो है एक बाहरी डीएनए डाला जा रहा है। तो क्या हो जाएगा? पारजीनी जंतु का निर्माण जो होता है एक प्रक्रिया के द्वारा होता है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो पारजीनी जंतु का निर्माण करने में सहायक करता है। ओके, अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो क्या था? आईएमपी वाला प्रश्न था। क्या? आईएमपी वाला, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। केवल आप लोगों को बस एक ही काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है। दूसरा वाला प्रश्न क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होता क्या है और किसके कारण होता है, इसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा खूब अच्छी तरीके से। माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग सरस्वती सुपर क्लासेस से जुड़ गए हैं। देखिए, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिकी विकार है। क्या है? जो डाउन सिंड्रोम होता है वो क्या होता है? एक आनुवंशिकी विकार है, विकार होता है। देखिए, यह 21वें जोड़ी के गुणसूत्र की एकल सूत्रता के किसके? 21वें जोड़ी के गुणसूत्र के एकल सूत्रता के कारण होता है, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकता है। ये क्वेश्चन हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है माय डियर स्टूडेंट। या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या तो आपके 2 नंबर 3 नंबर के ये प्रश्न हर वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। इसको तो आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। देखिए, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम होता क्या है? दिमाग में बैठा लो। देखिए माय रसगुल्लो, देखिए, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है। यह 21वें जोड़ी के गुणसूत्र एकल सूत्रता के कारण होता है। इसकी खोज जॉन लैंगडन डाउन ने किया था। पूरा नाम आप इतना भी लिख देंगे, लैंगडन डाउन आप लिख देंगे तो भी चल जाएगा। अभी चलिए इसमें आगे देखते हैं क्या। यहाँ पर देखिए, जो आप लोग जानते हैं कि ये मानव में जो है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी आप कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं 46। कितनी? 46 होती है, जो कि एक मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अब देखिए, उसमें जो 44 होते हैं, 44 कौन से गुणसूत्र होते हैं? दैहिक गुणसूत्र होते हैं। और 2 गुणसूत्र वही मेन होते हैं माय डियर स्टूडेंट, जो क्या होते हैं? लैंगिक गुणसूत्र। इन्हीं से जो है क्लियर होता है कि मेल है कि फीमेल है, कि मेल है कि फीमेल है। इन्हीं से पता चलता है। 2 जो ये गुणसूत्र होते हैं यही लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं यक्स यक्स या तो आप कह सकते हैं यक्स वाई। ओके, ये मान के चलिए यक्स यक्स फीमेल हो गया, यक्स वाई क्या हो गया? मेल हो गया। ओके, इन्हीं से 2 लैंगिक गुणसूत्रों से। अब देखिए होता कैसे है। देखिए, रोग जनित में क्या होता है? रोग जनित में गुणसूत्र कितने होते हैं? पहले तो 46 रहता है, प्लस एक और बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम की बात कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए, ये होता क्यों है? प्लस एक किसमें होता है? 21वें जोड़ी की एकल सूत्रता मैं बताया था ना अभी। 21वें जोड़ी में एक अधिक गुणसूत्र बढ़ जाने से ये कितना हो जाता है? 47। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए किसी को डाउन सिंड्रोम है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। 46 के बजाय कितनी हो जाएगी? 47, यानी कि एक बढ़ जाता है। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए लक्षण क्या है? लक्षण। ओके, अब देखिए डाउन सिंड्रोम जो है लक्षण क्या है? देखिए,
इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का जो चेहरा होता है वो मंगोलो जैसा हो जाता है। किसका? मंगोलो जैसा हो जाता है। माथा क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। गर्दन जो होती है छोटी हो जाती है, यानी कि माथा ऐसे चौड़ा हो जाएगा, गर्दन छोटी हो जाएगी। ओके, यहाँ पर देखिए मानसिक रूप से क्या होते हैं? अल्प विकसित होते हैं, अल्प विकसित आदि लक्षण सामान्यता पाए जाते हैं। जो सामान्यता ये लक्षण पाए जाते हैं कौन कौन से हैं? माथा चौड़ा हो जाता है, गर्दन छोटी हो जाती है, और जो उनका माइंड है, दिमाग है, वो मानसिक रूप से क्या होते हैं? अल्प विकसित होते हैं। ओके, होते हैं। इस कारण इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। आपके पेपर में ऐसे भी आ सकता है माय डियर स्टूडेंट। देखिए कैसे आ सकता है, मंगोलियन जड़ता किसे कहते हैं? अब सोचेंगे आप मंगोलियन जड़ता, हम तो डाउन सिंड्रोम पढ़े हैं, मंगोलियन जड़ता तो नहीं पढ़े हैं। अब आप लोग देखिए मंगोलियन जड़ता को ही क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। डाउन सिंड्रोम कहते हैं किसको? मंगोलियन जड़ता को ही डाउन सिंड्रोम कहते हैं। यह आप कह सकते हैं डाउन सिंड्रोम को ही मंगोलियन जड़ता, दोनों आपस में समान है। देखिए अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट। देखिए असंग जनता और अनिषेक फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। असंग जनता और अनिषेक फलन क्या है और इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए तीसरा वाला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, एक एक शब्द को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि 29 फरवरी 2024 को 29 फरवरी 2024 को यह एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे छपेगा माय डियर स्टूडेंट, असंग जनता और अनिषेक फलन। ओके, अब देखिए एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं। देखिए असंग जनता, असंग जनता कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में क्या होता है? कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। क्या होता है? युग्मक संलयन जो होता है, युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, तथा इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का क्या होता है? नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह नया भ्रूण बन जाता है, नए पौधे का विकास हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ओके, अब क्या हो जाएगी? इसे असंग जनता कहते हैं। किसके कारण कहते हैं? जब पौधों में जो है युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन के न बनने की प्रक्रिया में, मतलब उसकी अनुपस्थिति में ही कोई नया पौधा, यानी कि युग्मक संलयन ना हो, अर्धसूत्री विभाजन भी ना हो उसमें, तब भी एक नए पौधे का जन्म हो जाता है, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसी को क्या कहते हैं? असंग जनता कहते हैं। इतना तो समझ में आया होगा। असंग जनता मैं बता दी गया यहाँ पर। अब आपको बताना क्या है? अनिषेक फलन आपको हमको बताना है। देखिए अनिषेक फलन मैं ऐसे समझाऊंगा। देखिए अनिषेक फलन यानी कि ये फल जो है अनिषेक, बिना निषेचन के हो रहा है फल। देखिए इसके यहाँ पर आप लोग यहाँ समझ लीजिए। देखिए अनिषेक फलन यानी कि निषेचन के बिना निषेचन, अनिषेचन। देखिए निषेचन तो होता है एक, अनिषेचन। देखिए यहाँ पर लिखा है अनिषेक फलन यानी कि फल उत्पन्न हो गए। अब देखिए अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए अब देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, मैं पहले ही बता दिया था। देखिए प्रश्न नंबर चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृत्रिम संकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं। मनुष्यों के द्वारा होने वाली परागण को कृत्रिम परागण कहते हैं। क्या? परागण। देखिए एक परागकण होता है और एक परागण होता है। परागकण क्या होता है? वो फूलों पर पाया जाता है, जो कि एक नर जनन है। ओके, नर जनन अंग होता है फूलों का, उसे परागकण कहते हैं। लेकिन यह परागण है। ओके, परागण क्या प्रक्रिया होती है? जब जो है नर व मादा का दोनों का मिलन होता है फूलों में, तो उसी को परागण कहते हैं। ओके, परागण की प्रक्रिया को कृत्रिम परागण कहते हैं। इसमें जो मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार किसी पुष्प के पराग कण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाता है, जिसे ही हम परागण कहते हैं। देखिए पराग कण को जब वर्तिकाग्र पर पहुंचाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे परागण कहते हैं। आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा माय डियर स्टूडेंट, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।